हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में जितने भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले आपको क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना है, पहले खुद से सोल्व करना है। अगर आपको आंसर निकालने के बाद फिर आपको मेरे वाली एक्सप्लेनेशन पे मूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। Two charge of equal magnitude and at a distance r exert a force F on each other। यानी कि अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक डिस्टेंस r से सेपरेट रहते हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स रहती है दैट इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर है। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि इफ द चार्ज आर हाफ, चार्ज को वो हाफ कर रहे हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, वो डबल कर रहे हैं तो न्यू फोर्स बतानी है आपको। तो चार्ज की वैल्यू क्या है, पहले से हाफ हो गई दोनों में, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो जो हमारे पास न्यू फोर्स बनेगी वो क्या हो जाएगी, पहले वाली फोर्स से 16 टाइम कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाई 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। तो आपको इसमें बताना है अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स में पता है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनइक्वल चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी के अंदर क्या है, बाकी तीनों ऑप्शंस में सेम चार्ज है तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं मैंने, उन सबके आपको आंसर टिक कर रखें ताकि जब आपको ये पीडीएफ मिले तो आप आसानी इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ए चार्ज, एक मिनट, हाँ जी, क्वेश्चन देखिए क्या है। ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e and a mass 2m is moving in an electric field, the acceleration imparted to the charge। क्या आंसर रहेगा भाई इसका। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू एम होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या है, चार्ज मतलब फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में डिफाइन किया। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू हमारा क्या होता है भाई, QE होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, 3e। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E इज इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है, 2m। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई, दैट इज 3e अपॉन 2m। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सोप बबल इज गिविंग नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस विल। तो अब ये तो आप यहाँ पे बस डायरेक्ट समझ लेना कि जो नेगेटिव चार्ज देंगे तो रिपल्सन की वजह से सरफेस पे उसका चार्ज जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, an electric dipole of dipole moment P is placed in uniform electric field, the maximum torque experienced by the dipole। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, दैट इज PE sin थीटा। तो इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क जब लगेगा सब sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और वो कितने पे होती है, एंगल 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो जब sin 90 की वैल्यू हो जाएगी तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, दैट इज टाउ इज इक्वल टू पीई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो अगर आप एंगल पूछता है तो एंगल की वैल्यू कितनी रहेगी भाई हमारी, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए गिवन सरफेस द गोज लॉ इज स्टेट E डॉट ds, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट। क्या चीज निकालेंगे भाई, हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू गोज लॉ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा होता है किसी भी क्लोज सरफेस का वो होता है दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि उस क्लोज सरफेस में हमने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। लेकिन अगर फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है, तो क्या बोलेंगे भाई, E डॉट ds का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका मीनिंग है E डॉट ds। यानी कि ये जो हमारा फॉर्मूला होता है भाई, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज E डॉट ds। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अकॉर्डिंग टू गोज लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे हम क्या चीज निकाल रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू एन इनफाइनेटली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट वायर किस पे डिपेंड करती है भाई, 1 अपॉन r। जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं उनका लेवल्स बहुत अच्छा है।
ठीक है, जो जो हम लोगों ने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक्स क्वेश्चन नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाई, ये तो हम लोगों ने कर लिया है, गिवन एक्सेस, अच्छा नहीं, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज कब होगी, जब उस बॉडी के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि देखो हम लोगों को पता है कि कोई भी बॉडी जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या है इसके चारों तरफ मूव करते हैं, ये हमारी क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी होती है। तो अगर मान लो अगर किसी भी बॉडी को अगर आप पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो या नेगेटिवली चार्ज कर रहे हो तो उसको आपको सेम चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट में देना पड़ेगा। तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हमें उस बॉडी पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर वन कूलम, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि Q इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, Ne होता है। तो यहाँ पे हमें एक कूलम चार्ज बनाना है, N की वैल्यू निकालनी है और E की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे भाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो हमारे पास एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे हम क्या कंक्लूड निकालते हैं कि 1 कूलम चार्ज की जो वैल्यू होती है, यानी कि एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, मैंने आपको कूलम्स लॉ में डिफाइन किया था कि F इज इक्वल टू हमारा होता है K को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखाया हुआ है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज परमिटिविटी, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसके अंदर इन्होंने क्या है, एसआई यूनिट पूछी हुई है, तो एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी निकालनी है, तो उसको आप एक साइड में ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू में R स्क्वायर। तो देखो दोनों ऊपर चार्ज है, तो चार्ज क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई कांस्टेंट है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, फोर्स की होगी न्यूटन और डिस्टेंस की होगी मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा भाई, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ये आपको भाई डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस की फॉर्म में दे रखा है, ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, स्मॉल q एंड Q माइनस Q में, यानी कि हमारे पास कोई चार्ज है Q, ठीक है, उसको मैंने दो चार्ज में डिवाइड कर दिया है, एक की वैल्यू हम लोगों ने दी है Q एंड सेकंड की वैल्यू हम लोगों को मिली है इसमें से, दैट इज Q एंड सेकंड है Q माइनस का Q। इफ द कूलम रिपल्सन बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड टू बी मैक्सिमम, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कूलम रिपल्सन मैक्सिमम होगी तो आपको Q अपॉन Q का रेशियो बताना है। तो मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया हुआ है, इसका आंसर कितना आता है भाई, 2 आता है। करेंगे कैसे भाई, दो चार्ज हैं सेम के, तो इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, दैट इज K Q माइनस का Q एंड इनके बीच में आ जाएगा डिस्टेंस R स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इसको क्या है डेरिवेटिव की फॉर्म में लेके आते हैं, जब हमें कूलम्स फोर्स मैक्सिमम दिखानी है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे भाई, डेरिवेटिव निकालेंगे, इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो वहां से हमारे पास Q अपॉन Q का जो रेशियो आएगा वो कितनी वैल्यू रहेगी, तो आप ये डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टू चार्ज पील सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d exert a force F on each other. If they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then the force will be। तो भाई आपको यहाँ पे ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला ध्यान में रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K, यानी कि जब दो चार्ज पार्टिकल है हमारे, ठीक है, वो अगर किसी मीडियम में रखे हुए हैं, डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज फ्री स्पेस के अंदर, यहाँ पे आपको लिखना है फ्री स्पेस में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, तो आपको Fm की वैल्यू बतानी है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, दैट इज F अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से Fm की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, फोर्स जो रहेगी हमारी एयर के अंदर डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो F अपॉन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2, ठीक है। देखो भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है मैंने आपको वहां पे नहीं करवाया, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आई थिंक मैंने आपको करवाया हुआ है, लेकिन अगर नहीं करवाया हुआ है तो आपको यहाँ से चीज कवर करनी है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है, कि किस बेस पे हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक मिनट, एक मिनट, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। देखो मैंने आपको बताया था, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे भाई, है ना, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वो सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वहां पे, उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0। लेकिन जब हम क्या है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे, तो उसके ऊपर टॉर्क भी लगेगा भाई और उसके ऊपर नेट फोर्स भी अप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल प्लेन, और ई क्यू की वैल्यू उन्होंने दे रखी है इक्वेटोरियल प्लेन, तो दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो भाई आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि ई एक्सियल जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है एक्सियल लाइन पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उन दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन रहता है भाई। या फिर भाई पेपर में वो इस तरीके से पूछेंगे कि ई इक्वेटोरियल का रेशियो कितना होगा 2, या फिर भाई इसका रिवर्स भी पूछते हैं, तो रिवर्स पूछेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ए चार्ज q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस, है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग होता है भाई कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी हम निकालते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, क्यूब दे रखा है भाई, ठीक है, तो क्यूब के अंदर उन्होंने क्या है चार्ज को प्लेस किया हुआ, इसके कहीं पे भी हो जाए, तो अगर किसी भी क्लोज सरफेस में अगर क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन्होंने पूछा है कि किसी भी एक सरफेस पे, तो अगर 6 सरफेस का q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो एक सरफेस का कितना हो जाएगा भाई, दैट इज q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि इन एयर द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिटेड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव, तो फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज बाई q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर चार्ज की वैल्यू में क्या दे दे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा क्या है, टू पैरेलल लार्ज थिन शीट हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन्होंने सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है भाई यहाँ पे ऑफ द अपोजिट साइन, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इन दोनों के बीच में। तो मैंने आपको करवाया हुआ है टॉपिक कि अगर मान लो हमारे पास कोई दो प्लेन शीट है, ठीक है, और अपोजिट चार्ज की, अगर ये प्लस है तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सरफेस बनेंगे भाई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर क्या है अपोजिट चार्ज की है तो पहले वाले सरफेस में और थर्ड वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, और इनके इनसाइड जो यहाँ पे सेकंड वाला सरफेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है कि इन्होंने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है भाई 2.56 इंटू 10⁻11, और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है भाई, जो आपको ध्यान में रखनी है 8 इंटू 8.5 इंटू 10⁻12। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है भाई, ठीक है, पेपर का लेवल इसी तरीके के क्वेश्चन उसमें रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 केस करवाए थे, अगर आपको ध्यान में है तो, एक मिनट भाई, हाँ जी देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो मैंने आपको बताया है कि चार्ज अगर कोई स्फीयर है तो जितना भी हम चार्ज देंगे वो चार्ज उस कंडक्टिंग स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे रहेगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी भाई 0। तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगर वो यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज की जगह अगर नॉन कंडक्टिंग की बात करेगा, अगर हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो उस केस में फिर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई 2। ठीक है, आपको चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि किस तरीके का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि when the air is placed by a dielectric constant of dielectric constant K, the maximum force of attraction will, देखो अभी मैंने करवाया था भाई कि जो हमारी न्यू फोर्स बनेगी मीडियम में वो एयर के क्या हो जाएगी, के टाइम कम हो जाएगी भाई, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, तो उस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको ध्यान से समझना है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि हमने क्या दे रखा है, एक हाइड्रोजन एटम दे रखा भाई, तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। लेट्स से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई यहाँ पे r, तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स फोर्स कितनी रहेगी।
तो कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज के Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस। अब ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है भाई, ये वाला फॉर्मूला है हमारा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, लेकिन जब हम इसमें फोर्स डिफाइन करते हैं वेक्टर की फॉर्म में, तो देखो इस हिसाब से तो हमारे पास क्या है, एक प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास आंसर बनेगा दैट इज के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये अभी हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे अब की बार इन्होंने क्या किया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो वेक्टर फॉर्म इसको हम ऐसे लिखते हैं भाई आर कैप करके। तो यहाँ पे जो आर कैप आया है, ये डायरेक्शन को नोटेशन देता है। तो हम लोग वेक्टर जब आगे पढ़ेंगे तो एक वेक्टर हम डिफाइन करेंगे भाई, यूनिट वेक्टर ए लिखेंगे, उसमें उल्टा भी बनाएंगे, और इसका फॉर्मूला होगा ये जो वेक्टर खुद है और डिवाइड बाई इसके मैग्नीट्यूड। ऐसे लिखते हैं भाई, कभी कभार इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए का वेक्टर है और इसका ए का मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ऑप्शन के हिसाब से इस आर कैप को यहाँ पे इन्होंने बदल के इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, आर का वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तो इस हिसाब से हमारे पास जो फोर्स बनेगी दोनों के बीच में, दैट इज के ई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 इंटू में आर का वेक्टर। तो इस हिसाब से भाई जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला, जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैंने आपको अंदर नहीं करवा था, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से हमारा ये क्या है, एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है कि पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L, यानी कि इन्होंने क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है भाई और मिड पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है फ्रॉम द क्यूब, पूरे के अंदर से। तो पूरे क्यूब में Q चार्ज इंक्लोज्ड है, तो आंसर कितना देगा, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट I। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे क्या है, ए चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ, यानी कि अब की बार इन्होंने क्या है, क्यूब की साइड दे रखी भाई 0.1 मीटर और चार्ज दे रखा है इनके अंदर Q माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो आपको बताना है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच फेस बताना है भाई। तो यानी कि पूरे की वजह से हमारे पास कितना रहेगा, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा भाई। अब इन्होंने देखा माइक्रो में, तो माइक्रो का मीनिंग होता है 10 की पावर -6। तो अगर हर एक की फेस की बात करेगा फ्रॉम दिस क्यूब दे रखा भाई, तो दिस क्यूब में तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर वो हर एक ईच फेस की बात करेगा तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कॉर्नर ऑफ क्यूब, तो ये आ गया भाई 6 फेस है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे भाई, वो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड थे। अब हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे जो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, उनसे रिलेटेड, जो हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस हमारे पास होता है दैट इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी भाई, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो एरिया होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R है भाई, इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब क्या करते हैं, एक L लेंथ, मतलब ये रेजिस्टेंस है और लेट्स से लेंथ L थी, अब उन्होंने क्या किया भाई, इसको डबल कर दिया है, 2L कर दिया है। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, 4R, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, जो नया रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर उसके पहले वाली उसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल देगा। तो अगर उन्होंने डबल किया है तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए वायर इज ड्रॉन सच दैट इट्स रेडियस चेंज फ्रॉम R टू 2R। अब की बार उन्होंने क्या है, रेडियस R से क्या होगी भाई, 2R। तो जो नया रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा भाई, वो हमारा क्या होता है, n की पावर 4 टाइम होता है रेडियस के केस में। तो यहाँ पे रेडियस हमारी R से 2R हुई है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 16 टाइम कम हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले है भाई वो मैं आपको लिखवा चुका हूं, आप अपने नोट्स में जाना और डायरेक्ट आपको वहां से फॉर्मूला ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या है, 3 रेजिस्टेंस है ऑफ 2 ओम ईच आर कनेक्टेड इन ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज कर रखे भाई ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं इस तरीके से। तो आपको बताना था रेजिस्टेंस इन ओम बिटवीन 2 वर्टिसेस। तो आपको बताना है कितना आंसर आएगा भाई, लेट्स से यहाँ पे अगर A और B ले लेते हैं, तो ये 2 ओम के अगर हमारे पास है, तो बताइए कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। तो देखिए ये जो दोनों रेजिस्टेंस है हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो जब इसको सोल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 ओम, और इसके पैरेलल में किसके भाई, ये हमारा 2 ओम के साथ में।
ठीक है, अभी दोनों पैरेलल में हो गए हैं, तो 1/4 और 1/2 करके जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 4/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सॉरी 4/3 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे क्या है, थ्री रेजिस्टेंस ऑफ दिस, अच्छा तो वही सेम क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 5.0 ampere current is set up in an external circuit and 6 volt storage battery for a 6 minute. The chemical energy of the battery is reduced by, तो आपको बताना है भाई, तो यहाँ पे हमारा आएगा हीटिंग इफेक्ट का, तो H इज इक्वल टू हमारे पास होता है दैट इज VIT, या फिर भाई हम पढ़ते हैं दैट इज R स्केयर RT, या फिर पढ़ते हैं भाई V स्केयर अपॉन R इंटू में T। तो इन्होंने बोला है कि कोई बैटरी है, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 5 एम्पियर, वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 6 सॉरी, एंड टाइम की वैल्यू दे रखी है भाई इन्होंने 6 मिनट, तो 6 मिनट को आप चेंज कर लीजिए सेकंड के अंदर, सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर 1। ए लेड एसिड बैटरी ऑफ कार हैज एन ईएमएफ, तो इन्होंने भाई ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 0.5 ओम। तो आपको बताना है मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, तो भाई करंट में बैटरी का फॉर्मूला होता है दैट इज ईएमएफ आर प्लस आर। तो इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट के लिए भाई जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करेंगे, तो बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 0 मान के चलेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी 0.5 और इसकी वैल्यू दे रखी 12, तो 12 अपॉन 0.5 सोल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24 एम्पियर। द मैक्सिमम पावर ड्रॉन आउट ऑफ ए सेल फ्रॉम ए सोर्स इज, भैया मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पावर थ्योरम, तो यहाँ से हमारे पास कितनी आएगी दैट इज ई स्क्वायर अपॉन 4r, आपको डायरेक्ट थ्योरम है भाई, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, भाई आपको ध्यान में रखनी, मैंने आपको लिखवाया हुआ, निकालो कि कैसे V इज इक्वल टू हमारा होता है IR, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे निकालोगे V अपॉन IA, करंट की तो होती है एम्पियर इंटू में टाइम, सॉरी ये चार्ज इंटू में टाइम, Q इंटू में T होता है भाई। ठीक है, और वोल्टेज की कैसे निकालोगे दैट इज W अपॉन Q। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है भाई, आपका ये रेजिस्टेंस का इतना रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा है, द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी, या फिर इसको रेसिस्टिविटी को क्या बोलते हैं भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेसिस्टिविटी मैंने आपको करवाया हुआ है, क्या होता है दैट इज R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, तो यहां से आप रेसिस्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो A अपॉन L। रेजिस्टेंस का आपको पता है, अगर बाय द वे अगर पेपर में ध्यान में ना रही तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I A अपॉन L करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास रेसिस्टिविटी का डायमेंशन क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी हमारा क्या होता है भाई, करंट अपॉन एरिया का रेशियो। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है, इफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर आर डबल्ड देन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमारा होगा भाई रो L अपॉन A। अब लेंथ इन्होंने करती है कितनी 2L, और डिवाइड बाई एरिया भी कितना कर दिया है डबल, तो भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इन द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो देखो भाई ये जो दोनों रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, फिर बाकी तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो 2 ओम यहाँ से आ जाएगा, जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 यानी कि इसका भी 2 आ जाएगा भाई, और ये R4 की वैल्यू भी हमारे पास 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास दैट इज 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारे पास क्या है, द करंट आई इन दी कंडक्टर, आपको करंट बताना है इसमें क्या है, तो देखो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है भाई हमारे, ये तीनों किसके अंदर है सीरीज में, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस 2 ओम R1 के साथ पैरेलल में, तो सीरीज में वैल्यू सिंपल ऐड करेंगे तो 2 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा भाई 3 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे है, उसके बाद ये हमारा आ गया 2, और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 2, तो 1/2 और 1/2 की वैल्यू जब सॉर्ट आउट करेंगे तो ऐसे 1 आ जाएगा हमारा आंसर, तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा भाई 2 4 6, सॉरी ये 6 हो जाएगा भाई, फिर 1/2 + 1/6 करके पहले आप यहाँ से R की वैल्यू निकालोगे,
तो जो आपकी आर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, उसके बाद फिर आपको भाई V इज इक्वल टू आई आर करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो वोल्टेज की वैल्यू दे रखी 3 वोल्टेज और जो भी आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, आपको कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं भाई। उसके बाद ये देखिए द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है भाई रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विद। तो हम लोगों ने बताया है कंडक्टर की बताना है भाई, तो हम लोगों ने दो केस पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर वाला और एक हमने पढ़ा था मेटल का या कंडक्टर का। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी इंक्रीमेंट होगी और सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो इस केस में हमारा क्या होगा, कंडक्टर की अगर रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा ही सिलिकॉन और कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू ए टेम्परेचर 60 डिग्री केल्विन। तो इन्होंने बोला है कि भाई टेम्परेचर हमारा पहले कितना था 300 केल्विन, अब हम डाउन करके टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं 60 केल्विन तक। तो आपको बताना है रेसिस्टिविटी, तो भाई सिलिकॉन जो हमारा होता है वो होता है थोड़ा तबीयत वीक है भाई। तो देखो सेमीकंडक्टर की होती है सिलिकॉन, तो हमारा क्या होता है सेमीकंडक्टर, और कंडक्टर हमारा कौन सा होता है अभी, कॉपर। तो अगर हम यहाँ पे क्या है टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा भाई, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी किसकी, कॉपर की, और इसके उल्टे में क्या है भाई हमारा ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की रेसिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये जो हमारा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो उन्होंने बोला है द ब्रिज सर्किट इज, तो आपको देखो बताना है, तो मैंने आपको बताया था कि आप आमने सामने की मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई सर्किट्स में। तो देखो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इज इक्वल टू 24 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे भाई कि जो हमारा ब्रिज है वो बैलेंस है, तो ये वाला रजिस्टर हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो 3 और 4 को ऐड कर लीजिए, 6 और 8 को ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो ऊपर वाला आ जाएगा 7 और नीचे वाला कितना आ जाएगा भाई 40। ठीक है, तो उसके बाद 1/7 प्लस 1/14 को जब सोल्व आउट करोगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी जाएगी, दैट इज 14/3। ठीक है, ये जो भाई हमारा कंसेप्ट लगा यहाँ पे हमारा कौन सा लगा है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट, मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट वीडियो है, तो इसमें जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, मैं आपको एक वीडियो और दूंगा इसके साथ में जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। उनमें अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।